दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको यह टेंस सीखने के लिए बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और मैं आशा करता हूं कि आप आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, आपको याद रखना है क्रियाओं के अंत में। कहां याद रखना है? क्रियाओं के अंत में, अर्थात वर्ब में क्या मिलेगा आपको? ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। हम पहचान कर सकते हैं यदि किसी भी वाक्य के अंत में हमको उस वाक्य में क्रिया के अंत में क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द, तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। हेल्पिंग वर्ब, एच से मतलब हेल्पिंग, बी से वर्ब। किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस। क्या होते हैं? डू या डस। ये भी हमको याद रख लेना है कि डू का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। प्लूरल नंबर को अंग्रेजी में बहुवचन, हिंदी में बहुवचन कहा जाता है। डस का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं और सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमको यह भी याद रखना है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में 90% सेंटेंसेस में डू या डस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो प्रत्येक टेंस में 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं। जो सबसे पहला प्रकार मैं आपको आज सिखाने वाला हूं वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले प्रकार का वाक्य होता है। तो देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस फॉर्मूले से बना सकते हैं। बस उसके लिए हमको याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला, और वो उसका फॉर्मूला क्या है, जिसको हम फॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि सेंटेंस के वाक्य को बनाने के लिए क्या फॉर्मेशन की हमको आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, फिर हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो बस यही इसकी फॉर्मेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको याद रखना है, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, मैं इसको नोट करके लिख देता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस केवल सिंगुलर नंबर के साथ, नोट करके मैंने लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस केवल सिंगुलर तो बस आपको थोड़ी सी बात पर थोड़ा सा ध्यान देना इस फॉर्मेशन पर कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेशन होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नोट करके मैंने लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस केवल सिंगुलर नंबर के साथ ही लगाएं, प्लूरल नंबर के साथ एस या ईएस का प्रयोग न करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस जो हिंदी में होंगे उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। उसके लिए हमको पहचान याद रखनी है कि क्रिया के अंत में, क्रिया क्या है इसमें? खाना। खाने में क्या जुड़ा है? ता है। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं।
इस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है जुड़ा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगले सेंटेंस में भी ते है जुड़ा है, ते हो जुड़ा है, तो ये वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। पढ़ता हूं में ताहू जुड़ा है, तो ये वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो अफर्मेटिव है तीनों ही, तो हमको अफर्मेटिव का एक बार फॉर्मेशन आप देख लें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस केवल सिंगुलर नंबर के साथ ही आपको जोड़ना है। तो पहला हमारा एग्जांपल है राम खाना खाता है, तो सबसे पहले हमको लगा देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्राय वाक्य के शुरू में होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो जो राम है हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं राम, फिर हमको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खाता, खाने को कहा जाता है ईट। अब ये एक वचन है, इसमें एस या ईएस में से कोई एक जोड़ना है, तो इसमें हमको जोड़ना है एस। मैं आपको बता देता हूं कि कब शब्द में एस लगाना है और कब ईएस लगाना है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जिस शब्द के अंत में ओ एस सी एच एस एच या एक्स आता है, जो मैंने कुछ शब्द ऊपर लिखे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो कौन कौन से हैं? ओ एस सी एच एस एच और एक्स। जब किसी शब्द के अंत में ओ एस सी एच एस एच और एक्स आ जाए, तब आप उस शब्द में ई एस जोड़ेंगे, और किसी शब्द के अंत में ये लेटर नहीं आते हैं तब आप उसमें एस जोड़ेंगे। तो यहां हमने जो शब्द था ईट, इसमें था टी, टी इनमें से नहीं आता है, इसलिए हमने इसके अंत में क्या जोड़ा है? एस। यदि इनमें से होता तो क्या लगाते? ई एस। आशा करता हूं आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। राम ईट्स, सिंगुलर था तो हमने एस या एस जोड़ा, यदि प्लूरल होता तो हम एस या एस यहां पर नहीं जोड़ते। इट्स, फिर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, अर्थात भोजन। इट्स द फूड। बहुत ही सरल तरीका से वाक्य बनाया है, बहुत सिंपल फॉर्मेशन है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। लिखा है तुम फूल तोड़ते हो, तो इसका में हमें लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम, तुमको कहते हैं यू। अब हमको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है तोड़ना, तोड़ने को हम क्या कहते हैं? प्लक। अब फ्रेंड्स याद रखना है, हमने अभी अभी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस केवल सिंगुलर नंबर के साथ ही हमको जोड़ना है, प्लूरल के साथ नहीं लगाना है। तो जो यू सब वर्ड है ये प्लूरल में आता है, इसलिए इसमें हमको एस या ईएस नहीं लगाना है। तो सीधे चलना है ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट है फूल, तो क्या लगाएंगे? यू प्लक द फ्लावर्स। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि तोड़ने के लिए दो स्पेलिंग का प्रयोग किया जाता है, एक ब्रिक और एक प्लक। कब प्लक का किया जाता है और कब ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, आप इस YouTube जो मेरा चैनल है इस पर एक वीडियो है बनी हुई, कंफ्यूजिंग ऑफ द पेयर्स, आप उसको देख सकते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लिखा है मैं प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूं, सब्जेक्ट है मैं को क्या लिखते हैं हम? आई। हमको लगाना है अब वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने को कहा जाता है रीड। फ्रेंड्स आई को देखिए, आई होता सिंगुलर है, लेकिन इसका जो नेचर होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए आई को बहुवचन में माना जाता है। और आई को जब बहुवचन मानेंगे तो इसमें भी हम ऐसे यस नहीं लगाएंगे। आई रीड द न्यूज़पेपर, प्रतिदिन को कहा जाता है एवरी डे। तो फ्रेंड्स हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मेशन और कुछ एग्जांपल। चलते हैं अपने अगले वाक्यों की तरफ, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अगली स्लाइड में मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स हमने अभी सीखे थे पहली स्लाइड में अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके फॉर्मेशन और उसके कुछ एग्जांपल, और यहाँ इस स्लाइड में हम सीखने वाले हैं
नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे जांच करेंगे ये सेंटेंस नेगेटिव है और इसको बनाने की फॉर्मेशन क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है और नेगेटिव सेंटेंस की जांच करने के लिए बस आपको वाक्य में देखना है कि इसमें नहीं या न शब्द तो नहीं दे रखा। यदि किसी वाक्य में नहीं या न शब्द लिखा है तो वो वाक्य डेफिनेटली नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप हिंदी में बहुत आसानी से जांच कर सकते हैं कि ये वाक्य नेगेटिव है। कैसे जांच करेंगे कि उस वाक्य में नहीं या न शब्द दिया होगा। तो इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, फिर डू या डज में से आपको कोई एक लगाना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज लगाना है और सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तब आपको डू लगाना है। फिर आपको नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट आपको लगा देना है। तो सीखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। गीता पत्र नहीं लिखती है। तो ताहे तीहे तेहे शब्द अंत में आ रहा तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और नहीं आ रहा है तो नेगेटिव है। सूत्र आपके सामने लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट हमारे पास है गीता। तो गीता को हमने लिखा गीता और गीता सिंगुलर है तो फिर क्या आएगा, डज आएगा। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो क्या आता, डू आता। आपको समझ में आ गया होगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आपको डज लगाना है और सब्जेक्ट प्लूरल है तब आपको डू लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट गीता, गीता के अकॉर्डिंग डज आ गया, फिर नहीं के लिए नॉट आ गया, फिर आपको लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब लिखना और लिखने को कहा जाता है राइट। ऑब्जेक्ट क्या लिखती है, पत्र, और पत्र को कहा जाता है द लेटर। तो बहुत ही आसान था, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने दूसरे एक और एग्जांपल की तरफ। वे मैच नहीं खेलते हैं। क्या लिखा है, वे मैच नहीं खेलते हैं। तो वे के लिए हमको लगाना है दे, क्योंकि वे के लिए हमको लगाना है दे और दे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है तो क्या आएगा, डू। और नहीं के लिए लगा देना है नॉट। मैं आपको बता दूं कि नॉट 90% सेंटेंसेस में थर्ड नंबर पर आता है। थर्ड नंबर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ था, फिर हेल्पिंग वर्ब थी, नॉट यहाँ था, तो नॉट का नंबर क्रम तीसरा नंबर होना चाहिए, आप ध्यान रखेंगे। तो दे डू नॉट, फिर क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलने को क्या कहा जाता है, प्ले, और ऑब्जेक्ट मैच, मैच को द मैच। तो फ्रेंड्स हमने सीखा नेगेटिव। नेगेटिव में एक रूल और सीखते हैं जिस वाक्य में कभी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स हम नेगेटिव वाक्य का बनाना, नेगेटिव वाक्य को बनाना सीखा, लेकिन इसी टेंस में एक रूल आता है जिस वाक्य में कभी नहीं आ जाता है। तो अभी तक हमने सीखा था जिसमें केवल नहीं आता है। इन दोनों सेंटेंस में क्या रहा था, केवल नहीं, यहां भी नहीं था और यहां भी नहीं था। लेकिन अब आपको याद रखना है यदि किसी वाक्य में कभी और नहीं दोनों ही दे रखे हो, जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, इसमें कभी भी लिखा है और नहीं भी लिखा है, तो उस वाक्य को बनाने का मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मेशन लिख दी है कैसे बनाएंगे। तो उस वाक्य में जिसमें कभी नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं कभी नहीं, कभी और नहीं दोनों के लिए नेवर, क्योंकि इसमें कभी और नहीं दोनों की अंग्रेजी आ जाती है। फिर आपको लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस एस, याद रखना है कि एस केवल सिंगुलर नंबर के साथ ही जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट आपको लगा देना है।
तो बनाते अपने फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो वह लड़की है तो क्या आएगा शी। फिर आपको लगा देना है नेवर, कभी और नहीं दोनों की इसमें अंग्रेजी आ जाती है, शी नेवर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना, बोलने को कहा जाता है टेल, और झूठ बोलने के लिए हमेशा टेल का प्रयोग किया जाता है, और सच बोलने के लिए हमेशा स्पीक का प्रयोग किया जाता है। तो शी नेवर टेल, हमको देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स हमारा जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, तो क्या आएगा इसमें एस आपको लगा देना होगा। शी नेवर टेल्स, फिर ऑब्जेक्ट झूठ, झूठ को कहा जाता आ लाई। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है तुम कभी शराब नहीं पीते हो, तो तुमको हम कहते हैं यू, और कभी और नहीं इसमें भी आ रहा है, तो फिर क्या लगाना है आपको नेवर, यू नेवर। फिर आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीना, पीना को कहा जाता है ड्रिंक। बस याद रखना है कि ये सिंगुलर है तो इसमें ऐसे जोड़ देना है, और सिंगुलर नहीं है तो फिर ऐसे ही इसमें आपको नहीं लगाना है। तो यू नेवर ड्रिंक शराब को कहा जाता है द वाइन। तो आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य को ट्रांसलेशन बनानी आप सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें, और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको कल इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, कृपया सेकंड पार्ट भी इसका जरूर देखें।